चलिए क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कहाँ तक पढ़ा हमने? चौथा चरण। चौथे चरण में पूरा लिख लिया तो कुल विलय रियासतें व ठिकाने लिख लिए। 16 इकाइयां थी, लिख लिया ना? अब आगे लिखो। राजधानी, राजधानी, राजधानी में लिखो जयपुर, राजधानी में जयपुर। आगे लिखो राज प्रमुख, राज प्रमुख। राज प्रमुख जो बनाया गया है स्टूडेंट, वो बनाया गया आपके राज प्रमुख में लिखो मान सिंह, मान सिंह द्वितीय। लिख लिया? आगे लिखो महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख में लिखो स्टूडेंट कौन? लिखो भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। लिख लिया? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में लिखो, बताओ कौन? प्रधानमंत्री में लिखो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। लिख लिया? उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। और उद्घाटनकर्ता में लिखोगे, बताओ कौन थे? बोलो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू पहले ही आ चुके हैं तीसरे चरण में। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिख लिया सभी ने? ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपके कितवा चरण? चौथा चरण। पर चौथे चरण के कुछ पॉइंट लिखने हैं, पहले समझ लो अच्छे से चौथे चरण में हुआ क्या। स्टूडेंट सबसे पहले जानते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले अपनी कॉपी में देखो चौथे चरण के अंदर वो 3 रियासतें आई है जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। एक जोधपुर, एक जयपुर और एक बीकानेर, है ना? तो अब सुनो और समझो अच्छे से इन तीनों के बारे में अच्छे से, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सबसे पहले बात करते जोधपुर की। किसकी? जोधपुर की। तो जोधपुर के राजा थे हनुवंत सिंह। कौन थे? सबसे पहली बात, जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह जो थे वो अपना विलय चाहते थे किसमें? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में विलय चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि जोधपुर आएगा तो जोधपुर के साथ जैसलमेर भी किधर आएगा? पाकिस्तान की तरफ। जोधपुर के राजा को जैसे तैसे करके मना लिया उन्होंने, बिल्कुल एक खाली कागज पर अपनी मोहर और हस्ताक्षर करके भेज दिया हनुवंत सिंह को। हनुवंत सिंह को कहा कि आपकी जो भी शर्तें हैं हम बिना जाने क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। आप तो अपनी बातें लिखो कि हमसे क्या मनवाना चाहते हो। स्टूडेंट जब ये बात चल रही थी हनुवंत सिंह की मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, तब कहा जाता है कि एक व्यक्ति को पता चल गया जिसका नाम था सुमनेश जोशी। क्या नाम था? अरे बोलो। सुमनेश जोशी जो था उसे पता चल गया। सुमनेश जोशी ने हनुवंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश एक समाचार पत्र में किया। समाचार पत्र का नाम था रियासत।
कौन सा? हाँ, रियासती समाचार पत्र के अंदर उन्होंने बिल्कुल इख्तियार दिया कि जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह अपनी रियासत का विलय चाहते हैं, किसमें? पाकिस्तान में। जब ये बात पता चली स्टूडेंट, किसको बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हाथों हाथ हनुवंत सिंह जी को रियासती विभाग बुलाया दिल्ली। अब बताओ, हनुवंत सिंह जी जा रहे हैं कहां? दिल्ली। हनुमान, मैसेज भेजो एक, मैं तुम्हें बंदूक भेज रहा हूं। आवाज नहीं रैप। अगर बोले ना तो ये बंदूक आएगी नहीं तुम्हारे पास। चलो छोड़ो, क्या दिखाना तुम्हें बंदूक। नहीं मिल रही है, छोड़ो, नहीं दिखाना आपको, क्योंकि तुम चुप तो बैठते नहीं हो, तुम्हें क्या दिखाना है? कैंसिल कर देना है ना, ठीक है। चलो अब सुनो और समझो। तो स्टूडेंट, बिल्कुल जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह को रियासती विभाग बुलाया गया। तो रियासती विभाग जाने से पहले जोधपुर के राजा थे हनुवंत सिंह जी। हनुवंत सिंह जी को पता था कि मेरे ऊपर दबाव डाला जाएगा भारत विलय हेतु। कहा? भारत विलय हेतु मेरे ऊपर दबाव डाला जाएगा और मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। पर हद से भी ज्यादा दबाव डाला तो करूंगा तो क्या करूंगा। तो वो पूरी तैयारियों के साथ आए। कौन? हनुवंत सिंह जी। अब हनुवंत सिंह जी आए रियासती विभाग, तो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल यही समझो कि बाहर गए हुए थे चाय पीने। क्या? चाय पीने। और वहां पे ऑफिस में बैठा था वीपी मेनन। कौन बैठा था? वीपी मेनन बैठा था। वीपी मेनन ने सीधा हनुवंत सिंह जी पहुंचे तो वीपी मेनन को कहा, बताओ हमें क्यों बुलाया गया? तो वीपी मेनन ने कहा, कौन हो आप? तो कहा, हम जोधपुर मारवाड़ रियासत के राजा हनुवंत सिंह जी है। कहा, अच्छा आप ही हो हनुवंत सिंह जी? कहा। तो कहा, ये लो भारत संघ विलय पत्र के कागज और इस पर क्या करो? हस्ताक्षर। तो कहा, क्यों करूं मैं हस्ताक्षर? मैं अपना विलय भारत संघ में करना नहीं चाहता। वीपी मेनन ने कहा, ऐसे थोड़ी होता है, आपकी रियासत का विलय भारत संघ में ही होगा। दबाव डालता गया वीपी मेनन, हनुवंत सिंह जी पर दबाव डाल रहा था। हनुवंत सिंह जी की आत्मा माटी सटकी और हनुवंत सिंह जी अपने साथ लेकर गए थे पेन पिस्टल। कौन सी पिस्टल? पेन ताना, पेन निकाला और पेन रख दिया किसके भोगने पर? वीपी मेनन के भोगने पर। वीपी मेनन ने कहा, भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने, मेरे भोगने पर नहीं। तो वीपी मेनन को हनुवंत सिंह ने कहा, फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, तेरे भोगने पर मैंने पेन नहीं रखा है, पिस्टल रखी है। अब बोल सिग्नेचर करूं? तो वीपी मेनन की आवाज चली गई। वीपी मेनन ने कागज दिए किसको? हनुवंत सिंह को। कहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इन कागजों को तूड़ी लगाओ, तुम्हें जिधर विलय होना है हो, भगवान के लिए ये बंदूक हटाओ। तभी वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वीपी मेनन के भोगने पर पेन ताना हुआ देखा तो वो बन गए साउथ के रजनीकांत और लात मारी, पेन ऊपर गया, ऐसे किया खुद की जेब में। रजनीकांत की स्टाइल देखी आपने? बड़े गजब के रजनीकांत है। तो बिल्कुल मतलब शो बातों की एक बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहीं थे, वीपी मेनन भी वहीं पर था। जब वीपी मेनन ने दबाव डाला तो पेन पिस्टल तान दी किसके सिर पर? वीपी मेनन के सिर पर, और कहा, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं, मैं जहां चाहूं वहां अपनी रियासत का विलय कर। तो वो पेन पिस्टल जैसे तैसे करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छीनी और पेन पिस्टल छीन कर
पटेल जी ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, हनुवंत सिंह जी आपको पाकिस्तान में विलय करना है कर लेना, आप आराम से कूल रहो, ठंडे रहो। वीपी मेनन यहाँ घबराया हुआ। वीपी मेनन को हनुवंत सॉरी पटेल जी ने कहा कि तू मेनन एक काम कर भाई, तू विभाग से बाहर चला जा, तुझे देखते ही तो बबक रहे हैं। कौन? हनुवंत सिंह जी। तू जा और हनुवंत सिंह जी के लिए कुछ भेज। तो वीपी मेनन ने कहा क्या भेजू, ठंडा या गरम? तो कहा भाई मेरे गरम तो आ गई है, तू ठंडा भेज। तो बिल्कुल जैसे तैसे करके अब सुनना, कहते हैं ना एक साधारण और एक सहज स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, एक शालीन व्यक्ति जो होता है, वो किसी पर भी काबू कर सकता है, किसी को भी अपनी बातों से मोहित कर सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुवंत सिंह जी को कैसे मनाया, सुनना। हनुवंत सिंह जी को बिठाया और हनुवंत सिंह जी को सीधा पूछा पटेल ने, कहा बताओ हनुवंत सिंह जी, आप अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में करना चाहते हो? कोई बात नहीं, आप आराम से कीजिए, हम आप पर दबाव भी नहीं डाल सकते क्योंकि आप रियासती विभाग की दोनों टर्म्स और कंडीशन को पूरा कर रहे हो। पर एक बात बताओ आप हमें, आप अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में क्यों चाहते हो? तो हनुवंत सिंह ने कहा देखो मैं रियासत का राजा हूं और रियासत के राजा का उद्देश्य यही होता है कि उस रियासत को विशेषाधिकार मिले, उस मेरी रियासत की जो जनता है वो खुश रहे, मेरी रियासत का विकास अच्छा हो। और ये विशेषाधिकार दे रहा है मुझे कौन? जिन्ना। तो मुझे तो जिधर विशेषाधिकार मिलेंगे, मेरी बातें जो मानी जाएगी, जो मेरी रियासत के हित के लिए होगा, मैं तो उधर ही जाऊंगा और वो मेरी सभी बातें मानने को तैयार है। जब ये बात कही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खाली कागज आगे किया और कहा आपकी कौन सी बात है, इस कागज पर लिख दो। तो बिल्कुल हनुवंत सिंह जी ने अपनी कुछ बातें लिखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हनुवंत सिंह जी के सामने देकर मोहर लगा दी और हस्ताक्षर कर दिए कि आपकी बातें स्वीकार। कहा कि जो जिन्ना बातें आपकी मान रहा है वो हम मानने को भी तैयार है। अब हनुवंत सिंह जी को कहा अब बताओ, अब अपना विलय किधर चाहते हो? तो हनुवंत सिंह जी ने कहा अब तो टिका दो। कौन से संघ में? भारत संघ में। तो इस प्रकार हनुवंत सिंह जी को मनाया, बताओ किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अगर हनुवंत सिंह जी उधर हस्ताक्षर कर देते तो आज हम पाकिस्तान के अंदर होते, मेरा नाम होता एन आइन उल मुल्क मुल्तानी और मेरे सामने बैठे रहते तफीक उमर, तांदेदा ताइबो, गुलबख्तान और कोई आईएसआई का एजेंट, कोई लश्कर ताइबा का एजेंट, और यहाँ पर प्रशिक्षण कोई और ही मिलता। हाँ, उधर बैठे रहते जमीला बानो, बन्नो बेगम। हाँ हाँ बिल्कुल फैक्ट है, जो पढ़ते हो ना उसको समझा भी करो, सही एक नहीं है। हाँ, और यहाँ पर और इस इंस्टीट्यूट का नाम तो और भी गजब होता और इंस्टीट्यूट पहुंचने का एड्रेस भी बड़ा गजब होता है ना। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान पढ़ो। हाँ बिल्कुल सोचो कि हनुवंत सिंह जी अगर उधर चले जाते तो हम तो उधर ही होते, एजुकेशन की जगह और ही कोई शिक्षा लेते। फैक्ट नहीं है, वही हुआ, पर ऐसा नहीं हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने अपने प्रयासों से जैसे तैसे करके पाकिस्तान जाने का जो सपना था हनुवंत सिंह जी का, उसको तोड़ा और इधर विलय किया। ठीक है, भारत संघ विलय पत्र पर हनुवंत सिंह जी ने या तो 11 तारीख को ही साइन किए थे, 11 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को बताओ हमारा देश आजाद हुआ। तो सभी रियासत के राजाओं को बुलाया गया, तो सभी रियासतों के राजा केसरिया बाना बांधकर स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया था। हमारे हनुवंत सिंह जी काली पगड़ी पहनकर गए और
कंधे पर अंगोछा रख कर गए कि आज कोई खुशी का दिन थोड़ी, आज शोक दिवस है और आज मैं बैठने जा रहा हूं। तो ध्यान रखना, स्वतंत्रता दिवस का काली पगड़ी पहनकर विरोध किसने किया? हनुवंत सिंह जी ने। ये भी कान खोलकर अच्छे से सुन लेना, ये बिल्कुल फैक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? तो ये तो मैंने पूरी बात बताई कौन से संघ की? भारत संघ की। वो जो पेन पिस्टल तानी थी वो देखना चाहोगे? बताओ इनको पेन पिस्टल। सुभाष ये क्या कह रहा है इसको कि मेरे पास भी है? ये देखिए, ये है पेन पिस्टल। थोड़ी इसको मोटी ज्यादा हो जाएगी, तुम्हारे भोगने पे छूट जाएगी कहीं। ये देखिए स्टूडेंट, ये जस्ट लाइक पेन ही है, सही है ना? इसका ये रहा बटन, इसको पीछे खींचते ही तो यहां से हस्ताक्षर नहीं आते, यहां से सीधी गोली निकलती। ध्यान रखना, ये बिल्कुल पेन था दिखने में, पर ये पिस्टल थी पेन के रूप में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वर्तमान में जो है ये मेरे पास है और मैंने ही दी थी हनुवंत सिंह जी को, तभी तो मैंने फोटो बताई है आपको। ये कान खोल के सुन लेना, ये पेन पिस्टल हनुवंत सिंह जी ने खुद ने बनाई थी। सुन लेना, इतने बड़े इंजीनियर थे कौन? हनुवंत सिंह जी, खुद ने बनाई थी। और ये पेन पिस्टल बाद में अंग्रेज खुद अपने साथ लेकर गए, जो अभी लंदन के एक रॉयल क्लब में पड़ी है। कान खोल के सुन लेना, यही पिस्टल जो तानी थी वीपी मेनन के भोगने पर। ध्यान रखना। अब ये फोटो मैं बिल्कुल सपने में लंदन गया था, तब फोटो खींच के लेके आया। ये मैं बताता हूँ, ये मैंने फोटो कहाँ से ली। मैं गया था उदयपुर। कहाँ गया? उदयपुर। तो वहाँ उदयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम बना हुआ है। क्या बना है? सिटी पैलेस म्यूजियम। और वहाँ सिटी पैलेस म्यूजियम के अंदर महाराणा प्रताप के जो हथियार थे, राणा सांगा के जो हथियार थे, वहाँ पर सभी पड़े हैं। तो वहाँ अंग्रेजों के भी हथियार थे। तो वहाँ पर बंदूकों की वेराइटी आई। ये देखो, यहाँ पे भी बंदूक है, ये बंदूक है, ये बंदूक है, और ऐसे इनको नाम दे रखे थे। इसका 6, ये मतलब इस पूरी एक बैरक के अंदर विंडोज में 8 थी जिसमें ये नंबर दे रखे थे। ये 6 नंबर बंदूक थी। तो जो ही मैंने ये देखी तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, एक इसकी फोटो ले लेते हैं। ये पेन पिस्टल है। मतलब मैंने ये बंदूकें देखी, मेरी इस पे नजर नहीं पड़ी, पहले मेरी नजर पड़ी 6 नंबर पर। तो उधर लिखा हुआ था कि 6 नंबर वाली बंदूक की क्या खासियत है। तो मैंने उधर 6 देखा, तो उस उधर लिखा हुआ था पेन पिस्टल। तो मैंने कहा पेन पिस्टल किधर है? फिर देखा तो ये थी पेन पिस्टल। तो फिर मुझे याद आ गया वो किस्सा हनुवंत सिंह वाला। तो मैंने कहा इसकी फोटो ले लेते हैं, जब भी क्लास में पढ़ाएंगे तो स्टूडेंटों को दिखाएंगे तो स्टूडेंट को एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने तुम्हें कहा है, जहां से सीखने की बात मिले शर्माना नहीं है, जहां से ज्ञान मिले अर्जित कर लेना चाहिए। कान खोल के सुन लेना। तो ये थी पेन पिस्टल, और ये पेन पिस्टल जो बनाई थी हनुवंत सिंह जी ने खुद ने बनाई थी। इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो और समझो आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट, ठीक है, ये तो मैंने भारत संघ की प्रोसेस बताई। अब जब राजस्थान बन रहा था और राजस्थान का वरहद राजस्थान चौथा चरण बन रहा था, तो जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह को पूछा गया कि हनुवंत सिंह जी, हम आपकी रियासत का विलय अब राजस्थान के कौन से चरण में कर रहे हैं? चौथे चरण में। आपको कोई आपत्ति?
हनुवंत सिंह जी ने कहा जब हमारी बात सुननी थी उस टाइम तो सुनी नहीं, और अब हमें पूछा जा रहा आपत्ति का, तुम्हें जिद टिकाना है टिकाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो देखो चौथे चरण है, तू मान गए जोधपुर के राजा कौन? हनुवंत सिंह जी। जैसलमेर के राजा गिरधारी सिंह जी को पूछा गया कि आपकी का क्या मन है? कहा हमारा कोई मन ही नहीं है, हम तो जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह के पीछे थे, अगर वो आ रहे हैं मतलब राजस्थान के चौथे चरण में उनका विलय हो रहा, हमारा भी कर दो। अब आए बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह के पास, तो शार्दुल सिंह ने थोड़ी देर नाक बजाया, वो भी मान गए। अब पटेल गए किसके पास? आमेर के राजा, जयपुर के राजा मान सिंह के पास। मान सिंह के पास आए, मान सिंह को आकर कहा, किसने? पटेल ने आकर कहा कि हम चौथा चरण बना रहे हैं। तो मान सिंह जी का मैं क्या करूं? का देखो जोधपुर के राजा मान चुके हैं, जैसलमेर के राजा मान चुके हैं, बीकानेर के राजा भी मान चुके हैं, आप भी मान जाइए। तो मान सिंह जी का नहीं, पटेल जी आप जाओ, हम खुद राजस्थान का नए सिरे से एकीकरण करेंगे। पटेल जी का ए भाई ये क्या बात कर? नहीं, बिल्कुल हमारी प्रोसेस चल रही है, बस उस प्रोसेस को शुरू करना ही बाकी रहा है, हम खुद राजस्थान का वापस एकीकरण करेंगे। पटेल जी का ऐसे थोड़ी होता है, आपकी कोई डिमांड हो, आपके मन में कोई बात हो तो आप हमें बताओ, हम आपकी बात मानेंगे। तो मान सिंह जी ने कहा अच्छा तू मेरी बात मानेगा? कहा बिल्कुल मानूंगा। कहा एक ही शर्त पर मेरी रियासत का विलय होगा, तेरे वरहद राजस्थान में कर दे, पर मेरी एक शर्त है। तो पटेल जी का ये हुई ना बात, बताओ शर्त क्या है? कहा वंशानुगत रूप से मैं बनूंगा राज प्रमुख। ये बात कहती तो पटेल खुद चुपचाप उठा और रवाना हो गया, क्योंकि वंशानुगत रूप से पद देने की बात तीसरे चरण में ही हो गई थी। किसको? भोपाल सिंह को। अब पटेल रवाना हुए, तब मान सिंह जी का है भाई पटेल, जिस दिन राज प्रमुख बना दे उस दिन तू मेरी रियासत का विलय कर देना। अब पटेल जी आए और पटेल जी ने कहा इस राज प्रमुख पद की वजह से पूरा मामला अटक पड़ा है, करूं तो आखिर क्या करूं? बहुत जोड़ तोड़ लगाई की, पर कोई संशोधन, कोई उपाय मिल ही नहीं रहा था। किसको? पटेल जी को, क्योंकि राज प्रमुख पद वंशानुगत रूप से देने की बात कही किसको? और भोपाल सिंह जी राज प्रमुख पद छोड़ने को तैयार नहीं। पटेल बड़े परेशान हो गए। तो पटेल ने रात्रि के समय सोते समय सोचा कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, क्योंकि आपको पता टेंशन होती तब रात को क्या दिन को कभी भी नींद और सुकून नहीं मिलता है। जैसे सपोज करो दो मित्र खड़े हैं, दोनों खड़े हैं एक दुकान के पास, एक मित्र इधर खड़ा है, एक मित्र इधर खड़ा है। इधर जो मित्र खड़ा है वो देखता है तो पीछे से इस मित्र के पिताजी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मित्र कहता है आज साले की बंदोली निकलवा दो। तो ये मित्र अपने मित्र को कहता है कि मैं तुझे एक टास्क देता हूं, अगर तूने ये टास्क पूरा कर दिया तो 500 रुपए इनाम। तो इस मित्र ने कहा बता क्या टास्क? कि तू अगर एक सिगरेट 20 सेकंड में पूरी पी ले तो 500 रुपए इनाम। उसने कहा 20 सेकंड, मैं 10 सेकंड में पी लूंगा। तो कहा 1000 रुपए इनाम। तो कहा देख सोच ले, कहा पक्का। अब इधर वाले मित्र ने कहा मेरे 1000 जाएंगे तो जाएंगे, पर बेटा तेरी आज बंदोली तो निकलेगी। पीछे से इसके क्या आ रहे थे? पिताजी। अब ठीक है, चैलेंज शुरू हुआ। दुकान से सिगरेट ली, भाई ने सिगरेट लेकर दमादम पीने लगा। पिताजी ज्यू ज्यू नजदीक आए तो पिताजी ने धुआं निकलते हुए अपने बेटे को देख लिया और बेटा बेटा छल्ले बना रहा है धुएं के। अब पापा को भी देख लिया छोरे ने, और छोरे ने भी देख लिया पापा को। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। पापा ने कहा तू छल्ले अभी बड़ा यहाँ,
तू घर आ, तेरे छल्ले मैं बनाता हूं। अब बताओ वो छोरा घर पर जाएगा ना, 36 करोड़ देवी देवताओं को सभी को याद कर लेगा इस विकट समय में। फैक्ट है कि नहीं है? अब वो घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पापा आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। अब बताओ वो रात को सो पाएगा? नहीं, क्योंकि सुबह तो पापा वापस आएंगे। देखो, नींद सुकून की कब आती है? जब बंदोली निकल जाती है कि हाँ अब कोई दिक्कत है ही नहीं। पूरी रात किससे निकले? तो ऐसे ही पटेल जी की हालत हो रखी थी। पटेल जी रात को सो रहे थे, पर राज प्रमुख पद की वजह से 3 रियासतें 4 रियासतों का मामला अटका पड़ा। पटेल जी भी रात को उठे और दिमाग लगाया, बैठे टेबल पर दिमाग लगाया, कभी ये सोचे कभी वो सोचे, पर बात आकर फंसका रही है राज प्रमुख पर। कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही थी। तब उन्होंने अपनी टेबल का ड्रॉर खोला, उसमें से निकाली मिंटो प्रेस, जो दिमाग की बत्ती जला दे। और ये मिंटो प्रेस कितने जनों ने खाई? 2 जनों ने। एक तो मेड़ता के वीरमदेव राठौड़ ने वो टपले वाले हाथी के समय, याद है? और एक मिंटो प्रेस खा रहे हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब बात आई कौन से प्रमुख की, अब राज प्रमुख पद के लिए अड़े हुए कितने जने हैं? 2 जने। भोपाल सिंह जी राज प्रमुख पद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब सुनो और समझो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भोपाल सिंह जी को कैसे मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? ज्यों ही मिंटो प्रेस खाई तो दिमाग चला, और दिमाग चला तो बिल्कुल आइडिया आया। आइडिया के तहत अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रात को 12-1 बजे वीडियो कॉल किया। किसको? भोपाल सिंह को। समझाने के लिए बता रहा हूं। वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल करके खुद ने अंगूठे पर, अब कैमरे पर अंगूठा दे दिया। अब उधर फोन उठाया तो धीरे धीरे से बोल रहे थे कौन? पटेल। पटेल ने कहा भोपाल सिंह जी। तो भोपाल सिंह जी ने कहा पटेल तू इतना धीरे क्यों बोल रहा है भाई, और रात को 2 बजे फोन कौन करता है? कह रहे मैं आपत्तिजनक स्थिति में हूं, मैं छुप कर तुम्हें फोन कर रहा हूं, आप एक तरफ आइए और मुझसे बात कीजिए अच्छे से। तो भोपाल सिंह जी ने कहा 1 मिनट रुक भाई, मैं एक तरफ जाऊं। एक तरफ आए भोपाल सिंह जी ने कहा आप दिख नहीं रहे हो क्या? अरे मैं कैसे दिखूंगा, मैं अंधेरे में एक तरफ आकर कॉल कर रहा हूं, ये नहीं पता कि कैमरे पर क्या लगा रखा है, हाथ लगा रखा है, अंगूठा लगा रखा है। तो बिल्कुल अब देखना कैसे माइंड सेट करता है भोपाल सिंह का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा यहां पर चल रही है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की और सभी की बैठक, तुम्हारे रियासतों के राजाओं के भी प्रतिनिधि आए हुए, तुम्हारे ने तो प्रतिनिधि बुलाया गया, न तुम्हें बात बताई गई, पर मैं आपका हितैषी हूं, बेस्ट फ्रेंड हूं आपका। तो कहा हुआ क्या, बात तो बता। कि इस यहां पर इस बैठक में सभा में निर्णय लिया गया और एक नए पद का गठन हुआ है, महाराज प्रमुख का। तब बात उठी कि महाराज प्रमुख बनेगा कौन? तुम आप मेरे परम मित्र हो, मैंने सीधा नाम दिया कि महाराज प्रमुख बनेंगे कौन? भोपाल सिंह जी। पर यहां पर आए बैठक में सभी रियासतों के राजाओं के प्रतिनिधियों ने आपका नाम खारिज कर दिया, और जो महाराज प्रमुख बनेगा वो जीवन भर महाराज प्रमुख बना रहेगा, और एक ही रहेगा, उनके मरने के बाद पद खत्म। और जो महाराज प्रमुख पर रहेगा, और मतलब राजाओं में भी प्रमुख महाराज प्रमुख, और जो महाराज प्रमुख रहेगा उनका सम्मान होगा, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। तो मैंने सोचा आप मेरे मित्रों, मैंने आपका नाम लिया पर सबने मना कर दिया, इसलिए आप मेरे ऊपर कल दोष नहीं दोगे कि मुझे महाराज प्रमुख क्यों नहीं बनाया। मैंने पूरा प्रयास किया पर कोई बात मानने को तैयार नहीं है। भोपाल सिंह ने कहा देख पटेल, अगर महाराज प्रमुख मुझे नहीं बनाया तो कान खोल के सुन लेना, मेरी रियासत की जनसंख्या भी 20 लाख प्लस है, मैं अपना नाम वापस निकलवा लूंगा।
तो पटेल जी ने कहा मैंने पूरा प्रयास किया और जहां तक कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पटेल जी ने कहा मैंने पूरा प्रयास किया पर मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तो कहा मैं, भोपाल सिंह जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, महाराज प्रमुख बनूंगा तो मैं। तो पटेल जी ने कहा चलो मैं जैसे तैसे लड़के तुम्हारा महाराज प्रमुख पद में नाम डलवा भी दूं तो सभी लोग तुम्हारा विरोध करेंगे कि राज प्रमुख भी ये और महाराज प्रमुख भी ये। तो भोपाल सिंह जी ने कहा राज प्रमुख पद का इस्तीफा व्हाट्सएप पर भेजूं हाथों हाथ। अब उधर ये बात सुनते तो हंसी आई किसको, पटेल जी को। तो एक तरफ मोबाइल ऐसे करके हंस लिए। हाँ, हाँ, एक्सपीरियंस बोलता है। तो एक तरफ करके हंस लिए। तो पटेल जी ने कहा हाँ ये हो सकता है, अगर आप एक पद छोड़ दो तो दूसरा मैं लड़कर तुम्हें दिला सकता हूं। कहा ठीक है। तो कहा मैं ट्राई करता हूं, 100% नहीं कहता हूं तुम्हें कि तुम ही महाराज प्रमुख बनोगे। हाँ, सुबह जब मेरा आदमी आए तो उसे राज प्रमुख पद से क्या दे देना आप, इस्तीफा, ताकि मैं ये प्रोसेस जल्द से जल्द पूरी कर सकूं। तक का ट्राई नहीं, महाराज प्रमुख बनूंगा तो मैं। कहा ठीक है, आई विल ट्राई। फोन काटा, रजाई ओढ़ी और सो गए। कौन, पटेल जी। अब उधर से इस्तीफा दे दिया राज प्रमुख पद से किसने। अब ज्यों ही राज प्रमुख पद से इस्तीफा दिया तो बताओ राज प्रमुख पद खाली हुआ कि नहीं हुआ। मान सिंह जी कह रहे थे मुझे क्या बनना है, मान सिंह जी को इधर आओ राज प्रमुख बनो, और महाराज प्रमुख बना दिया किसको, भोपाल सिंह को। बस पद बनाते गए, राजाओं को गोलियां देते गए और एकीकरण करते गए। पटेल जी ने कहा एक बार सभी रियासतों को आने दो, फिर सब पद समाप्त। समझ में आया नहीं आया, बताओ। इसी राज प्रमुख पद को 1 नवंबर 1956 को खत्म करके संवैधानिक पद लागू कर दिया, राज्यपाल। बस फिर राजा टाटा, बाय बाय, खत्म। समझ में आया ना। पर ये खेल वही खेल सकता है जो मास्टर माइंड होता है। तभी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। अब 19 रियासतों में उन्होंने इतने पापड़ बेले, तो सोचो भारत की तो 550 प्लस रियासतें थी, उन राजाओं को कैसे मनाया होगा। समझ में आया ना। लिखो जल्दी से। अब लिखो स्टूडेंट, महत्वपूर्ण बिंदु, और महत्वपूर्ण बिंदु में लिखो जोधपुर के राजा हनवंत सिंह ने जोधपुर के राजा जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने सर कल आपने क्वेश्चंस दिया था ना, मत्स्य संघ का विरोध किसने किया था, प्लीज उसका आंसर बता दो। कौन लेकर आया, जो उत्तर लेकर आया हाथ खड़े करो। 1 2 और बस, पिछले वाले ने तो संभाला ही नहीं है। आज ही उन्हें याद आया, रजिस्टर खोला तब। और एक ही था, और कोई, मान सिंह। बहुत बढ़िया, याद रखना ये भरतपुर रियासत से थे। एक तो था मान सिंह और एक था देशराज, जिन्होंने मत्स्य संघ का क्या किया, विरोध। तो जो पॉइंट लिखा हुआ है विरोध वाला, उसके आगे नाम लिख दो, मान सिंह व देशराज ने। एक सवाल और दिया था मैंने, मत्स्य संघ की जनसंख्या प्लस, बोलो। हाँ, तो कौन लेके आया, 1,84,00,000। चुप,
चुप, 2 पा दे दूंगा, इसे उत्तर देने दो। हाँ बोलो, जनसंख्या कितनी? पहले क्या बोला? उल्टा हो गया, फिर पाप काट दिया ना पूरा। अब बोलो क्या था? 1,84,00,000 तो आई थी और 18.38 लाख जनसंख्या थी। लिख लो, लिख लिया। 1.84 करोड़ वार्षिक आय और 18.38 लाख जनसंख्या। सर आपने देखा ही नहीं, मैंने आंसर दे दिया। हाँ बिल्कुल, आपने उत्तर दे दिया, आपका उत्तर सही है। लिख लिया। नेक्स्ट, आगे आ जाओ। लिखो महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखा आपने? जोधपुर के राजा हनवंत सिंह ने भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय 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 वीपी मेनन के सिर पर पेन पिस्टल वीपी मेनन के सिर पर पेन पिस्टल रखकर ये कहा, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूं। ये लिख लिया ना। अगले पॉइंट में लिखो, हनवंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश। हनवंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश। हनवंत सिंह के पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश। पाकिस्तान विलय का पर्दाफाश सुमनेश जोशी ने रियासत समाचार पत्र में किया। रियासत समाचार पत्र में किया। रियासत समाचार पत्र में किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, नेक्स्ट लिखो। अब बोर्ड पर देखो, मैं बोर्ड पर आपको समझा देता हूं। ये आपके पॉलिटी के अंदर भी जिक्र होगा, पर यहां पर भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए पहले बोर्ड पर, फिर लिख लीजिएगा। एक समिति बिठाई गई थी स्टूडेंट, जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति के तहत पी सत्यनारायण राव समिति के तहत रियासतों को निम्न विभाग वर्गीकृत
वर्गीकृत किए गए, निम्न विभाग वर्गीकृत किए गए। नंबर फर्स्ट देखो स्टूडेंट, राजधानी जो दी गई, वो राजधानी दी गई बताओ किसको? जयपुर को। न्याय विभाग जो दिया गया, वो न्याय विभाग दिया गया जोधपुर को। किसको? जोधपुर को। और शिक्षा विभाग जो दिया गया, शिक्षा विभाग दिया गया बीकानेर को, अजमेर को, दुष्टी गई के बीकानेर। नंबर फोर्थ, शिक्षा के बाद खनिज विभाग दिया गया, खनिज विभाग उदयपुर को। कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को, भरतपुर को। और वन व सहकारी विभाग दिया गया, सहकारी विभाग जो दिया गया वो दिया गया कोटा को। इस प्रकार करके विभागों का वर्गीकरण हुआ किनको? रियासतों को। कौन सी समिति के तहत? पी सत्यनारायण राव समिति के तहत। लिख लो जल्दी से। राजस्व विभाग बाद में गठित होगा, जो अजमेर को मिलेगा, यहां नहीं लिखना है। खड़प। हाँ, मैं राजस्व विभाग से जो त्रैमासिक पत्रिका जारी होती है उसका नाम क्या है? तो क्यों बोला? लिख ले, पढ़ ले तो बताएगा आप में से कोई? राजस्व विभाग से जो पत्रिका जारी होती है, त्रैमासिक पत्रिका, उसका नाम क्या है? सर यहाँ पे हमारी पत्रिका है तो याद हो ही नहीं रही है, आप राजस्व विभाग की पत्रिकाओं की बात कर रहे हो। हमारी पत्रिका कब जारी होगी? तुम्हारी पत्रिका जारी नहीं होगी, तुम्हारी पत्रिका प्रकाशित होगी, जिसको तुम राजस्थानी भाषा में कुकू पत्री कहते हो। तुझे क्या करना, तू लेके आएगा? अरे उसके बाद तो हनुवंत सिंह जी ने तो खुद ने अपने लिए बनाई थी, वरना ये पेन पिस्टल बाद में तो काफी जनों के पास थी, हर एक राजा के पास थी। मैंने ये जो देखी उदयपुर के सिटी पैलेस में देखी, हनुवंत सिंह जी वाली पेन पिस्टल जो है वो लंदन में पड़ी है, रॉयल क्लब में। ठीक है, कभी जाए तो जरूर लेके आना या हाथ जोड़ के आना है। मैं लंदन का बोल रहा हूं, कमीने। तो तू सिटी पैलेस में बंदूकें थोड़ी देख रहा था, कुछ और ही देख रहा था। लिखो जल्दी से। लिख लिया? जल्दी से लिखो। ये हो गया आपका चौथा चरण, और इसी चौथे चरण में और भी पॉइंट लिखने हैं। लिखो, लिखो चौथे चरण में महाराज प्रमुख पद का नया सृजन हुआ। चौथे चरण में महाराज प्रमुख पद का नया सृजन हुआ।
महाराज प्रमुख पद का क्या हुआ, सर्जन हुआ। लिख दिया, लिख लिया ना। ओके, ये हो गया स्टूडेंट आपके कितवा चरण, चौथा चरण। चौथे चरण की तारीख कितनी है देखो, 30 मार्च। और 30 मार्च को प्रतिदिन क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। तो लिख लो 30 मार्च को राजस्थान दिवस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। लिख लिया, अरे लिख लिया ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ो और हेडिंग डालो स्टूडेंट। हेडिंग डालो आगे, पांचवा चरण। मैं बोलूंगा आप लिख लोगे कि बोर्ड पर लिखूं, लिख लोगे। लिखो पांचवा चरण, और पांचवें चरण का नाम लिखो संयुक्त वरहद राजस्थान। संयुक्त वरहद राजस्थान। संयुक्त वरहद राजस्थान। लिख लिया। ओके, आगे लिखो संयुक्त वरहद राजस्थान के आगे विलय की तारीख कितनी थी रे, 15 मई 1949। 15 मई 1949। लिख लिया। फॉर्मूला लिखो संयुक्त वरहद राजस्थान। लिखो संयुक्त वरहद राजस्थान। बताओगे फॉर्मूला क्या था, वरहद राजस्थान प्लस मत्स्य, बताया था ना। एकीकरण याद है रे तुम्हें, सभी को याद है। और ये लिखो पहले, फिर पूछता हूं। संयुक्त वरहद राजस्थान बराबर वरहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। ओके, अब जल्दी से रजिस्टर बंद करना, तो अभी पता चल जाएगा। रजिस्टर बंद करो जल्दी से। किस किस को याद है, हाथ खड़े करना पहले कि सर बिल्कुल याद है हमें। किस किस को याद है, हाथ खड़े करो। अच्छा, एक को ही याद है। विजया तेरे को आधा अधूरा है, ऐसे हाथ करके ऐसे घुमाकर वापस, ये क्या था। जिनको याद है जल्दी से हाथ खड़ा करो। 1 2 और, अच्छा पिछले वालों को याद नहीं है। स्टेला याद है, हाँ आगे, तो फिर हाथ खड़े करो ना। जिनको याद है हाथ खड़े करो। और फिर मैंने किसी को पूछ लिया और उसने सही जवाब दे दिया तो भी फुड़ंती निकलेगी, वरना जिसको याद है हाथ खड़े कर देना। हाँ पूरे हाथ खड़े कर देना। हनुमान एक डंडा मंगाओ। तेरे को याद है रे, खड़प। बता मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी। मत्स्य संघ में कोई भी रियासत नहीं थी, बता कितनी थी। नहीं पता, खड़ा हो बस। मुझे नहीं, इसको बता। इसने क्या बोला, वापस बोल। हाँ, और तो बोला क्यों नहीं, घर पे जाके पढ़ा, सच बता दे, पढ़ा। अगर पढ़ता ना तो यहाँ पे खड़ा ऐसे नहीं होता तू। बैठो, खड़ा हो। हाँ तू बता, दूसरे चरण में टोटल इकाइयां कितनी थी। दूसरे चरण में 4, दूसरे चरण में। तो फिर शब्द कितने याद किए,
4 कौन से शब्द बता दे बस। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठो। इन 10 इकाइयों के नाम कौन बताएगा? खड़ी हो, बता। अच्छा, 10 हो गई। वो कौन सा है? कुशलगढ़, बैठो। सबको याद है रे? घनश्याम खड़ो, बता 5वां चरण में क्या हुआ? 5वें चरण में बोल दे, 5वें चरण में एकीकरण हुआ, और क्या हुआ? 5वें चरण में क्या हुआ बस ये बता दे, बैठ जा। हाँ सोच। जल्दी से बता। भूल गया? कल तूने कागज पर तो कई चीजें लिखी थी, कैसे भूल गया? नहीं पता? 5वें चरण का नाम बता दे और बैठ जा। पहले चरण का नाम क्या था? दूसरे चरण का पूर्व राजस्थान संघ, तीसरे चरण का संयुक्त राजस्थान, चौथे का संयुक्त और चौथे का चौथे का चौथे का तो 5वें का बता। हाँ देख नीचे, देख लिया? अब बोल वापस, पहले चरण का, दूसरे का पूर्व राजस्थान, ठीक है, तीसरे का वरद राजस्थान, चौथे का संयुक्त राजस्थान, हाँ संयुक्त राजस्थान, 5वें का संयुक्त वरद राजस्थान। मर जाएगा दुष्टी, पढ़ ले मर ले। रट्टा सिस्टम क्यों अपना रहा है? अच्छे से सिस्टमेटिक रूप से याद कर। अब अपनी कॉपी में देख, 5वें चरण का क्या नाम है, चौथे चरण का क्या नाम है, क्या नाम है रे? अब उल्टा नहीं बोला तूने, चौथे को तीजार, तीसरे को चौथार, कभी 5वें को चौथार। बैठ जा। सभी को याद है? पूछ ले सामूहिक रूप से। हाँ, क्योंकि सामूहिक रूप में तो सिर्फ लिपसिंग करनी है, बोलने वाले वो 5-7 ही है। ताल से ताल मिला और राग से राग मिला, 3-4 होंगे जो बस ऐसे बोलते रहेंगे। हाँ, कि सर को लगना चाहिए कि हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं। याद है क्या? देखो मैंने क्या कहा, प्रजामंडल और एकीकरण आपको सिर्फ अगर आप 5 दिन तक रिवाइज करते हो तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अब रिवाइज आप करोगे, मैं कितने दिन रिवाइज करवाऊंगा? समझ में आया कि नहीं आया? लिखो मरो आगे। संयुक्त वरद राजस्थान में फॉर्मूला लिख लिया। अब वापस लिखो, विलय रियासतें व ठिकाने, विलय रियासतें व ठिकाने, विलय रियासतें व ठिकाने। अब बताओ फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा हुआ है? वरहद राजस्थान। तो वरहद राजस्थान के अंदर पहले देखो ऊपर, वरहद राजस्थान में कितनी रियासतें कितने ठिकाने हैं? 14 रियासतें 2 ठिकाने। तो कोष्टक में लिखो वरहद राजस्थान के नीचे 14 रियासतें
14 रियासतें प्लस 2 ठिकाने, कोष्टक बंद, प्लस अब आगे क्या लिखा हुआ है, तो मत्स्य संघ में बताओ कितनी रियासतें कितने ठिकाने, तो लिखो कोष्टक में 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, लिख लिया। अब आगे लिखो कुल विलय रियासतें व ठिकाने, कुल विलय रियासतें व ठिकाने, रियासतों को रियासतों में जोड़ दो, रियासतों को रियासतों में जोड़ दो, कितनी हुई रियासतें, अरे बोलो 18, ठिकाने कितने हुए 3, इकाइयां कितनी हुई, अरे बोलो 21, और टोटल इकाइयां कितनी है 23। तो जब आपके पास 7वें चरण में 23 इकाइयां आ जाए तो किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आपने एकीकरण सही किया या गलत। अगर आपके पास 21 इकाइयां आए तो समझ लेना कि आप पाकिस्तानी भावना के हो, तुमने 2 इकाइयां उधर भेज दी। और ज्यादा आ जाए तो समझ लेना यूपी एमपी या गुजरात की आपने छीन ली। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही है। लिखो जल्दी से। अब लिखो राजधानी, है जीव के जीव लिख दो जो आपने लिखा है चौथे चरण में, है जीव के जीव लिख दो। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मान सिंह, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल और उद्घाटनकर्ता पटेल। लिख लिया, अरे लिख लिया ना। अब सुनो स्टूडेंट, मत्स्य संघ का विलय जो संयुक्त वरद राजस्थान में हुआ 5वें चरण में हुआ, तो कैसे हुआ ध्यान रखना। मत्स्य संघ का क्या किया जाए, इस हेतु एक समिति बिठाई गई थी जिसका नाम था डॉक्टर शंकर देवराय समिति। कौन सी, इस डॉक्टर शंकर देवराय समिति ने ही सबसे पहले कहा कि भरतपुर और धौलपुर जो भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहते पर इनका विलय यूपी में नहीं, किधर होगा, राजस्थान में। उसके बाद मत्स्य संघ तो पहले चरण में ही बन गया। फिर इस डॉक्टर शंकर देवराय समिति ने ही ये बात कही कि अब मत्स्य संघ का विलय कर दो कितवे में, चौथे चरण को जोड़कर और पहले चरण को जोड़कर एक नया चरण बना दो, संयुक्त वरहद राजस्थान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो सवाल अगर पूछ ले मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वरहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर हुआ, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। इस डॉक्टर शंकर देवराय समिति में 3 सदस्य थे, एक प्रभुदयाल, एक आर के शिदवा और एक था डॉक्टर शंकर देवराय खुद। कंप्लीट ना, तो लिखो स्टार और नोट लगाकर मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय, मत्स्य संघ का विलय डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर, डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर किया गया। इस समिति के सदस्य, इस समिति के सदस्य निम्न थे,
इस समिति के सदस्य निम्न थे। इस समिति के सदस्य निम्न थे। लिख लो जल्दी से। नंबर फर्स्ट डॉक्टर शंकर देव राय, नंबर सेकंड प्रभु दयाल और नंबर थर्ड आर के सिद्धवा। आर के सिद्धवा, सी द के द में ध आधा वा, सिद्धवा। लिख लिया? आर के सिद्धवा लिख लिया ना। ये हो गया आपका कितवा चरण? अरे बोलो, पांचवा चरण। हेडिंग डालो छठवा चरण। छठवा चरण आर के सिद्धवा। सिद्धवा के बाद हेडिंग डालो छठवा चरण, और छठवें चरण का नाम लिखो राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ का लिखो स्टूडेंट, राजस्थान संघ का आगे लिखो विलय की तारीख। बताओ कितनी जनवरी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। लिख लिया? ओके। अब लिखो आगे स्टूडेंट फॉर्मूला लिखो। राजस्थान संघ बराबर, राजस्थान संघ बराबर राजस्थान संघ बराबर, बताओ इसके पहले क्या बनाया? संयुक्त वरहद राजस्थान। लिखो संयुक्त वरहद राजस्थान प्लस रोही ही रोही सिरोही। रोही ही रोही सिरोही। लिख लिया? आगे कोष्टक में लिखो आबू देलवाड़ा को छोड़कर। कोष्टक में आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। तो अब आगे ऐसे तो नहीं लिख सकते विलय रियासतें और ठिकाने, ये लिखना भी नहीं है क्योंकि सिरोही पूरा थोड़ी आया। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी लिखेंगे 18.5 रियासतें। समझ में आया कि नहीं आया? पर ये बात सुन लेना अच्छे से, अगर आपको एग्जामिनर सवाल पूछे कि सिरोही रियासत का विलय कौन से चरण में हुआ, तब आप एक ही बात कहोगे कि सिरोही रियासत का विलय आपके छठे चरण में हुआ, क्योंकि पीछे जो बचा था सिर्फ आबू देलवाड़ा ही बचा था। तो इसका मतलब सिरोही तो आ ही गया था। समझ में आया ना? पर यह भी नहीं कह सकते कि सिरोही पूरा आया, क्योंकि आबू देलवाड़ा भी तो अलग था। समझ में आया? तो लिखो जल्दी से अब आगे। हैजू के जू लिख दो। राजधानी जयपुर। प्रधानमंत्री की जगह नाम बदलकर मुख्यमंत्री लिख लेना, और मुख्यमंत्री वही हीरालाल शास्त्री। राज प्रमुख मानसिंह, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। उद्घाटन करता कुछ भी नहीं लिखोगे। अब कोई उद्घाटन नहीं होगा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिख लिया? हेडिंग डाल दो आगे, सातवां चरण।
सातवां चरण। और सातवें चरण का नाम लिखोगे राजस्थान। 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 राजस्थान लिख लिया। आगे लिखो विलय की तारीख। बताओ कितनी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 लिख लिया। ओके, आगे लिखो राजस्थान बराबर फॉर्मूला। राजस्थान बराबर, बताओ इसके पहले क्या बनाया? पूर्व राजस्थान, सॉरी, राजस्थान संघ। बोल बोल, लपके ले रहा है बीच में। सिर्फ राजस्थान संघ बराबर प्लस, बराबर नहीं प्लस। अब देखो पीछे छूटा हुआ एक तो आबू देलवाड़ा, तो लिखो प्लस आबू देलवाड़ा। आबू देलवाड़ा और प्लस अजमेर मेरवाड़ा। लिख लिया। ओके, अजमेर मेरवाड़ा। अब लिख दो आगे सीधा कुल विलय रियासतें व ठिकाने। कुल विलय रियासतें व ठिकाने, और कुल विलय रियासतों में लिख दो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश बराबर 23 इकाइयां। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, लिख लिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखो। अब सुनो स्टूडेंट, जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो राजस्थान का एक क्षेत्र था जो सीमा बना रहा था एमपी से, और एमपी का एक क्षेत्र जो था वो सीमा बना रहा था किससे? राजस्थान से। तो का क्या किया जाए? तो एमपी और राजस्थान वालों ने कहा जो सीमा बना रहा है वो आप ले लो, और हमारे से जो सीमा बन रही है उसको हमें दे दो। तो याद रखिएगा, एमपी का था सुनेल टप्पा। कौन सा टप्पा? सुनेल टप्पा क्षेत्र था जिसका विलय राजस्थान में किया गया। और राजस्थान का जो सिरोज क्षेत्र था, कौन सा? सिरोज क्षेत्र जो था वो दिया गया किसको? एमपी को। तो लिखो, लिखो एमपी के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय एमपी के मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया। राजस्थान में किया गया तथा राजस्थान के सिरोज 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 क्षेत्र का विलय राजस्थान के सिरोज क्षेत्र का विलय किस में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। लिख लिया? लिख लिया ना? ये हो गया स्टूडेंट आपका राजस्थान का एकीकरण। पर सुनो, आबू देलवाड़ा का विलय है तो ध्यान रखना, एक समिति बिठाई गई थी। कौन सी? एक आयोग बिठाया गया था, फजल अली आयोग, जिसको बाद में उसके द्वारा भी एक आयोग बिठाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो फजल अली आयोग बिठाया क्यों गया, पहले वो समझ लो। फजल अली आयोग बिठाने का उद्देश्य ये था
कि उस समय सिर्फ राजस्थान ही नहीं बन रहा था, काफी राज्यों का निर्माण हो रहा था। तो हर एक राज्य जब बन रहे थे तो राज्यों की सीमाओं पर स्थित रियासतें थी, उन रियासतों का विलय कौन से राज्य में होगा, तो ये लेकर राज्यों के मध्य विवाद चल रहे थे। क्या चल रहे थे? विवाद चल रहे थे। तो इन विवादों को निपटारा करने हेतु आयोग बिठाया गया, फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ, अभी ये लिखाने है ना बाकी। अच्छा, हमने सीधा नोट लगा के लिख लिया क्या ये पॉइंट? कोई बात नहीं, अब लिखो जल्दी से। राजधानी, राजधानी जयपुर। कोई बात नहीं, ये पॉइंट लिख लिया, कोई नहीं, ये पॉइंट इसी के साथ था। राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद राज्यपाल अभी लिखेंगे ना, पहले मुख्य। कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो। लिखो राज प्रमुख, लिखो राज प्रमुख, और राज प्रमुख के आगे लिखो पद समाप्त कर दिया गया, पद समाप्त कर दिया गया, तथा राज्यपाल पद का सृजन किया, तथा राज्यपाल पद का सृजन किया गया, तथा राज्यपाल पद का सृजन किया गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, अब वापस आगे लिखो राज्यपाल। बताओ राज्यपाल कौन था? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगले पॉइंट में लिखो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब देखो, ये तो हो गए पॉइंट। अब इसके अलावा 1 नवंबर को आपको भी पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है? बोलो। राजस्थान स्थापना दिवस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुनो, पहले समझो जो मैंने बताया आपको कि आबू देलवाड़ा के विलय हेतु एक आयोग बिठाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव जो थे उनका विलय किया गया। किसमें? कान खोल के सुन लीजिएगा, राजस्थान में। समझ में आया कि नहीं आया? ये लिखो, फिर पूरी प्रोसेस बताता हूं जो आपके अभी सुन लेना। पिछले वाले मेंस में जो सवाल पूछा गया है, आरएस मेंस में सवाल पूछा गया है, एकीकृत राजस्थान में सिरोही विलय पर टिप्पणी कीजिए। 5 नंबर का सवाल था। तो लिखो जल्दी से, एक पॉइंट लिखो। आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा का विलय आबू देलवाड़ा का विलय फजल अली आयोग, आबू देलवाड़ा का विलय फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग लिख दिया? ओके। की समिति की सिफारिश पर, की समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया।
राजस्थान में किया गया। 1 नवंबर 1956 है भाई, विलय की तारीख 1 नवंबर 1956। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब मेरी बात सुन लो स्टूडेंट्स, मेंस के जो सवाल बन सकते हैं आपके, एक तो सवाल बन ही चुका है, एकीकृत राजस्थान में सिरोही विलय पर टिप्पणी कीजिए। एक सवाल आपका बनेगा मत्स्य संघ का, अगर राजस्थान एकीकरण से बनता है तो मत्स्य संघ का निर्माण प्रक्रिया बताइए। 5 नंबर का सवाल बन सकता है जिसमें आपको बिल्कुल पूरी बातें बतानी है, जिसमें अलवर के राजा कौन थे, केंद्र ने नियंत्रण हाथों में लिया, फिर अलवर से ही राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा 5 नंबर का सवाल आपसे पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राजस्थान एकीकरण से संबंधित गठित समितियां, वो भी तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। राजस्थान एकीकरण से संबंधित तो आपको बिल्कुल 2 समितियां याद रखनी है, एक तो डॉक्टर शंकर देव राय समिति और एक फजल अली आयोग। और ऐसे देखे तो पी सत्यनारायण राव समिति भी और एक बी आर पटेल समिति भी। बी आर पटेल समिति क्यों बिठाई गई, कोई बताएगा? बी आर पटेल समिति जयपुर और बिल्कुल बी आर पटेल समिति बिठाई गई थी राजधानी को लेकर। किसको लेकर? राजधानी को लेकर बिठाई गई। तो ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। बी आर पटेल समिति ने भी यही कहा कि भाई राजधानी कौन सी रहेगी, जयपुर रहेगी। तो राजधानी को लेकर 2 समितियां बैठी, एक पी सत्यनारायण राव समिति और एक बी आर पटेल समिति। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें आप। ये हो गया आपका विधि विधान पूर्वक किया राजस्थान का एकीकरण। अब जल्दी से सवाल लिखो राजस्थान एकीकरण से रिलेटेड और प्रजामंडल से रिलेटेड। जल्दी से लिखो, प्रजामंडल से रिलेटेड सवाल लिखो। लिखो प्रजामंडल से क्या आशय है, प्रजामंडल से क्या आशय है। प्रजामंडल से क्या आशय है तथा इसके उद्देश्य बताइए। प्रजामंडल से क्या आशय है तथा इसके उद्देश्य बताइए। लिख लिया? अगले पॉइंट में क्वेश्चंस लिखो। राजनीतिक जागरूकता हेतु, राजनीतिक जागरूकता हेतु स्थापित 4 राजनीतिक संस्थाएं बताइए। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो राजस्थान एकीकरण, राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ पर टिप्पणी कीजिए। यानी मत्स्य संघ का प्रोसेस कैसे बना, उसका विरोध किसने किया, ये सभी पॉइंट आपको कवर अप करने हैं किसमें, मत्स्य संघ में। कंप्लीट ना? बस पिछले वाले सवाल तो आपके, चलो एक वो भी लिख लो। एकीकृत राजस्थान में, जो आपके आरएस मेंस पिछले वाले में पूछा हुआ है, एकीकृत राजस्थान में सिरोही विलय पर टिप्पणी कीजिए। एकीकृत राजस्थान में सिरोही विलय पर क्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए।
कंप्लीट ना, अरे कंप्लीट। अब सुनो, प्रजामंडल से रिलेटेड पर्टिकुलरली कोई भी पूछ सकता है मेंस के अंदर सवाल, जैसे जयपुर प्रजामंडल पर बताइए, तो वहां पर तो मैंने प्री में ही आपको पूरा मेंस का काम करवा रखा है, तो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कंप्लीट ना, अरे कंप्लीट ना, ये हो गया स्टूडेंट आपके क्या, राजस्थान का एकीकरण। कंप्लीट ना। अब जो आपके टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा प्राचीन। कौन सा, प्राचीन। अब प्राचीन से रिलेटेड क्या स्टार्ट होगा क्या स्टार्ट नहीं होगा, पहले सुन लो और समझ लो। पहले तो प्राचीन में पढ़ोगे क्या, अरे प्राचीन में ज्यादा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो। प्राचीन में 2-3 टॉपिक ही है, वो अच्छे से समझ लो। स्टूडेंट प्राचीन के अंदर अच्छे से याद रखिएगा, सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा आपका प्रमुख सभ्यता स्थल। कौन सा रहेगा, प्रमुख सभ्यता स्थल रहेगा। और प्रमुख सभ्यता स्थल जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आज से लगभग, जो राजस्थान में बसे हुए थे, जो नगर थे, जो आज से लगभग 4000 से 5000 साल पहले के नगर, जो हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो सवाल ही यही उठना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं 4000-5000 साल पहले की बातें, आज पढ़ रहे हैं, ये बातें हमें बताई किसने, समझ में आया ना। तब नाम आएगा भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग। समझ में आया कि नहीं आया। आप में से मुझे कोई बताएगा भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। एक और कोई, अठारह सौ 61-62 में किसने की, अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1961-62 में की थी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। ये तो भारत से रिलेटेड हो गया, राजस्थान भी तो था। राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसकी स्थापना हुई 1871-72 में एल कालाइल ने की थी। किसने की, एल कालाइल। कालाइल याद नहीं हो तो याद कर लो काला तिल, एल काला तिल ने की, काला तिल से याद रखोगे काला इल। कंप्लीट ना। अब सुनो, राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण संग्रहालय की स्थापना पूछ ली तो बता, बोल के, ये तो आपने वहां पे भी नहीं बताया तो यहां मैं कैसे बताऊंगा, सही है ना। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण संग्रहालय की स्थापना पूछ ले तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। कान खुल के सुन लेना। उसी प्रकार राजस्थान अभिलेखागार संस्था की स्थापना पूछ ले तो कहां हुई थी, बताओ। बीकानेर में। कहां हुई, जो शुद्ध गलत है, उदयपुर में ना, अच्छा जोधपुर में, बिल्कुल। कहां हुई थी, जो शुद्ध गलत है, कमीने गई के बेटा टिपे दे दमादम ठोक रहे जैसे मन में आ रहा है। अरे राजस्थान अभिलेखागार संस्था की स्थापना 1955 ईस्वी में जयपुर में हुई। 1960 में इसे स्थानांतरित कर दिया, कहां, बीकानेर। और वर्तमान में ये कहां है, बीकानेर। अब वर्तमान में बीकानेर है तो क्या स्थापना कहां हुई, कि बीकानेर ही हुई, और कहा, अरे भाई इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी 1955 में। 1960 में इसे स्थानांतरित कर दिया कहां, हाँ ये देखो, एक बाड़मेर में। तो बेटे जहां के है वही के ठोक रहे के बाड़मेर में। लिखो जल्दी से, इन संस्थाओं के नाम लिखो, पहले हेडिंग डालो। सबसे पहले प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं, और प्राचीन सभ्यताओं में लिखो सबसे पहले
भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग। लिखो भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के आगे भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग। सन लिखो 19 नहीं 1861 62, स्थापना 1861 62 अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग, राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग। राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग, स्थापना 1971-72। लिख लिया स्टूडेंट? अरे लिख लिया ना? लिखो एल काला इल, एल काला इल। एल काला 19 नहीं 18। अच्छा मैंने 19 बोला? हाँ ये बात ध्यान रखना भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है क्योंकि वो 19 कर रहे हैं ना 1857 की क्रांति के बाद, तो ध्यान रखना 1871-72। यानी जब भारतीय पुरातात्विक की स्थापना हुई तो उसके 10 साल बाद इधर हो गई हमारे राजस्थान में भी। राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग, स्थापना 1871-72। लिख दिया एल काला इल द्वारा। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो राजस्थान, राजस्थान पुरातात्विक, राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण संग्रहालय, राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण संग्रहालय 1950। सर्वेक्षण या राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय पूछ ले तो आपको करना है 1950। लिख लिया। राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण संग्रहालय 1950। अब लिखो राजस्थान अभिलेखागार संस्था, राजस्थान अभिलेखागार संस्था, राजस्थान अभिलेखागार संस्था। कोष्टक में लिखो बीकानेर, आगे बीकानेर। लिख लिया? ओके। राजस्थान अभिलेखागार संस्था, कोष्टक में लिखो बीकानेर। फिर फर्स्ट एरो निकालकर लिखो स्थापना, स्थापना 1955 जयपुर में, स्थापना 1955 जयपुर में। फिर लिखो अगले पॉइंट में 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में इस संस्था को कहां? बीकानेर
स्थापित किया गया? लिख लिया? ओके। इन संस्थाओं को अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल कई बार आपके 2016-17 के दौरान एक पेपर हुआ था जिसके अंदर पूछा था एग्जामिनर ने कि राजस्थान पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की, और ए ऑप्शंस में दिया अलेक्जेंडर कनिंघम। 80% छोरे ठोक कर आए कनिंघम। उत्तर राइट था उसका एल काला इल। उसने राजस्थान का पूछा है, भारत का पूछे तो याद रखना आपके होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कंप्लीट ना? ओके। अब सुनो स्टूडेंट और बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, हम जो बातें पढ़ रहे हैं सभ्यता स्थलों की, तो ध्यान रखना इन सभ्यता स्थलों की बातें पढ़ रहे हैं कि ये आज से 4000 से 5000 साल पहले अस्तित्व में थे, यानी यहां पर बसे हुए थे 4 से 5000 साल पहले। तो सबसे पहली बात तो 4 से 5000 साल पहले रहते थे, इसका मतलब उससे काफी समय पहले थे, जो 4000 5000 साल पहले खत्म हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब सुनो और समझो, जब उस समय वो जो नगर बसे थे और प्राचीन समय का जो प्रारंभिक मानव था वो इतना उसका मतलब माइंड डेवलप नहीं था कि वो रहने के लिए घर बना सके। प्रारंभिक समय का मानव जो था सिर्फ एक ही काम करता था, मस्त रहता था। भूख लगती तो खा लेता और थकता तो सो जाता, और पेट भरने हेतु क्या करता, एक तो जंगल से कंदमूल और एक क्या शिकार करता, और शिकार करके अपना पेट भरता और मस्त रहता। तभी तो कहते हैं कि ये पता नहीं किसने इतनी खोज ओज कर दी, वरना आदि मानव रहते जंगल में रहते और झिंगा लाला करते रहते, है ना? ना गवर्नमेंट जॉब की टेंशन, ना कोई बात, बस हा हू हिप हिप हुर्रे, है ना? तो तुम अभी भी कौन से आदि मानवों से कम हो? अभी भी तो तुम खुरापाती दिमाग के ही हो। तो सुनो और समझो अच्छे से। तो उस समय का मानव भले ही उसका माइंड डेवलप नहीं हो, पर जीने के लिए तो उसको भी खाने की और पानी पीने की जरूरत थी ना। तो उस समय का मानव जो था स्टूडेंट, धीरे धीरे मानव जो थे वो सामूहिक रूप से रहने लगे। अब सामूहिक रूप से रहने लगे तो वो पानी है तो कुएं और ये नलकूप बनाना नहीं जानते थे। उस समय पानी का जो प्रमुख स्रोत हुआ करता था वो नदियां हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तो जो भी प्राचीन सभ्यता स्थल होंगे, नगर जो होंगे, वो कोई नदियों के किनारे बसे होंगे। कोई, हर एक नहीं, ये भी कान खोल के सुन ले। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई भी सभ्यता स्थल आप पढ़ो तो उस सभ्यता स्थल से रिलेटेड आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। आप जो सभ्यता स्थल पढ़ रहे हो सबसे पहले तो वो पहली बात उससे कॉमन, जैसे मैंने किसान आंदोलन पढ़ा है ना, किसान आंदोलन पढ़ने से पहले जो किसान आंदोलन पढ़ रहे हो उससे 3-4 बातें बेसिक तौर पर जानो। वैसे ही 3-4 बातें आपको बेसिक तौर पर हर सभ्यता की जाननी है। जैसे मैं बात करूं कालीबंगा की, किसकी? तो कालीबंगा से पहला ही सवाल यही करो कि वर्तमान में तो कौन से जिले के क्षेत्र में है। सही है कि नहीं है? तो पहले पूछो जिला, उसके बाद उस सभ्यता स्थल को पूछो कौन सी नदी के किनारे था। तीसरा, खोज किसने की। चौथा, उसका उत्खनन किसने किया। पांचवा, उसके उपनाम क्या है अगर है तो। और छठवा, उसका समृद्धि काल क्या है। समृद्धि काल का मतलब समझे, आज से कितने साल पहले थी ये सभ्यता। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखोगे। और समृद्धि काल जो निकाला जाता है वो साइंस की एक कोई पद्धति होती है, रेडियो कार्बन C14, कार्बन 14 पद्धति होती है ना, उसके आधार पर निकाला जाता है। इसमें मैंने
काफी समय पहले पढ़ा था कि कार्बन C14 पद्धति में क्या होता है कि जो भी जीवाश्म होता है उस जीवाश्म पर एक निश्चित समय बाद एक वलय संरचना का निर्माण होता है। किसका? वलय संरचना का। और फिर उन्हीं वलय संरचनाओं को काउंट करके साइंस की विधि में ऐसे साल निकाले जाते हैं, फिर हमें बताया जाता है कि भाई ये वस्तु कितनी पुरानी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखिएगा, ये 5 से 6 पॉइंट आपको हर एक के याद रखने। समृद्धि काल आपको सबके याद रखने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उनके याद कर लो, जैसे कालीबंगा, आहड़, उसके बाद आपके गणेश्वर और बागोर, इन 4 के याद कर लो, काफी है। हर एक का याद करोगे तो सबके भूल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा महत्वपूर्ण कौन सा छोड़े कौन से। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो और समझो। अब जैसे मैंने अभी कालीबंगा बताई, तो कालीबंगा के ये 5 से 6 पॉइंट देखो, और ये 4 से 5 पॉइंट तो हर एक के अंदर कॉमनली चलेंगे। नंबर फर्स्ट बताओ, कौन सा सभ्यता स्थल? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता का फर्स्ट एरो देखिएगा अच्छे से। बात करें, कालीबंगा जो पहले नगर था, ये कौन से जिले में था? आज की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद सीधा पॉइंट ले लिया हमने, बताओ क्या? नदी। आज की बात करें तो गग्गर, और वैदिक संस्कृति के समय की बात करें तो सरस्वती। कौन सी वती? सरस्वती। ध्यान रखना। उसके बाद सर्वप्रथम जानकारी कालीबंगा की किसने दी? तो आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम जानकारी जो दी वो दी LP टेसी टोरी ने, लुइस पियो टेसी टोरी ने, याद रखिएगा। उसके बाद खोज, इसकी खोज जो की थी 1952 में, बताओ किसने की? अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने की। ओके। उसके बाद उत्खनन का कार्य, उत्खनन का कार्य 2 व्यक्तियों ने किया। एक आरसी नहीं, बीबी लाल, बीबी लाल और BK थापर। BK थापर, पूरे नाम लिखाऊं इनके? ब्रजबासी लाल व बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर। अब सुनो और समझो, उत्खनन हो गया। उत्खनन के बाद आप अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट, समृद्धि काल। तो समृद्धि काल में याद रखिएगा अच्छे से, इसका समृद्धि काल जो है बताया गया 2350 से 1750 ईसा पूर्व। लगभग में लिखे तो लगभग 2400 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा। और ये किस पद्धति से निकाला गया? रेडियो कार्बन 14 पद्धति से। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके उपनाम की। तो उपनाम में याद रखिएगा, एक तो इसे कहा गया कांस्ययुगीन सभ्यता, एक इसे कहा गया प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, एक कहा गया पश्च हड़प्पा कालीन
हड़प्पा कालीन सभ्यता, और एक कहा गया दीनहीन बस्ती। कौन सी बस्ती? दीनहीन बस्ती। लिख लो जल्दी से, ये पूरी सामान्य जानकारी है, कान खोल के सुन लेना। लिख लो जल्दी से। लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। सर ये नीचे क्या, छीन छीन बस्ती? अरे छीन छीन नहीं, दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती, छीन छीन बस्ती। मंत्र पढ़ रहा है तू? सभ्यताएं कल आपकी पूरी हो जाएगी, और कल अगर आपकी 4 घंटे क्लास रही तो कल शिलालेख और प्रशस्तियां भी पूरे हो जाएंगे, और परसों सिर्फ आपकी क्लास 1 रहेगी, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट। आपके साथ जो सफर रहा बड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्ती क्यों जोड़ रहे हो? मैंने कहा ना,
ये वो चक्रव्यूह है जिसको न तो तोड़ा जा सकता न खंडित किया जा सकता। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही तरीका है, अपना कोर्स कराओ और जाओ, वरना ऐसे निकल ही नहीं सकते। समझ में आया ना? तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि मैंने आपको, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या, पढ़ाई करते रहना स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखे, कंप्लीट ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। और छोरो कान खोल के सुन लेना, अगर कोई भी बिना अनुशासन के कहीं पर भी दिख गया तो मेरे तो रूल्स और रेगुलेशंस जानते ही हो, वहीं पे गुद्दी पकड़ के पहले कहूंगा प्रजामंडल बोल। पहली बात तो यही, प्रजामंडल बोल, फिर आप कहोगे धोख दो, जूते पड़ेंगे। ध्यान रखना, बस आप एक ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और कोर्स जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट होने के बाद सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देना, ये भी ध्यान रखें, और कंटिन्यू रखना स्टडी को। सर बालकृष्ण थापर या धापर, तेरे को जो बढ़िया लगे तू तो ठोक बाड़ा। हाँ, धापरन थापरन लिख लिया? अरे लिख लिया ना? तो स्टूडेंट ये सिर्फ आपने पढ़ी है ना, ये मत सोचना कि हमने आदि कालीबंगा पढ़ ली। ये सिर्फ कालीबंगा के बारे में सामान्य जानकारी, सिर्फ सामान्य जानकारी है, इस बात को ध्यान रखना। तो स्टूडेंट अब देखिएगा अच्छे से, अब हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा से क्या मिले और क्या नहीं मिले। तो सबसे पहला पॉइंट मैं हेडिंग डालता हूं प्रमाण, ऑब्लिक करके अवशेष क्या मिले थे यहां से। तो देखिएगा अच्छे से, नंबर फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले कालीबंगा से ही बात करते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ काले रंग की, हाँ काले रंग की क्या है, चूड़ियां है। और काले रंग की चूड़ियों से हमेशा सावधान रहे, क्योंकि ये भुतड़ियों का प्रतीक है, इस बात को ध्यान रखें। कौन से रंग की? हाँ, तो देखो कालीबंगा के अंदर जो कालीबंगा जो है, काले रंग की चूड़ियां, और कालीबंगा में भी कान खोल के सुन लेना, बंगा आया हुआ ना, बंगा, ये कालीबंगा पूरा सिंधी प्लस पंजाबी शब्द है, जिसमें काली का मतलब काला रंग, और बंगा जो पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है चूड़िया। क्या होता है? चूड़िया, हाँ बिल्कुल। और मैंने अभी बोला कि ये प्रतीक बड़ा गजब का है, हाँ, जो किसी का भी ध्यान भटका देता है, इसलिए सावधान। और हम तो प्रताड़ित लोग। तो सुनो और समझो। उसके बाद स्टूडेंट, कालीबंगा का उत्खनन, कालीबंगा का कौन सा खनन, उत्खनन कितने स्तरों में हुआ? 5 स्तरों में हुआ। अब देखो अच्छे से, प्रथम स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, और कितवा? 5वां स्तर। अच्छे से देख लेना, उपनाम जो मैंने बताया उनको क्यों ये नाम मिले वो भी सुन लो। इन 2 स्तरों से याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रमाण जो मिले, जो भी वस्तुएं मिली, उन प्रमाणों में कुछ प्रमाण ऐसे थे जो भारत की एक सभ्यता थी हड़प्पा। कौन सी? उस हड़प्पा से भी प्राचीन प्रमाण मिले। कितने स्तरों से? 2 स्तरों से।
तो हड़प्पा से प्राचीन यानी पहले के प्रमाण मिलने के कारण इसको कहा गया प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, यानी हड़प्पा के पहले के, हड़प्पा से भी प्राचीन के, तो कहा गया प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता। नेक्स्ट देखो, शेष कितने बचे? 3। इन शेष 3 स्तरों से हड़प्पा के बाद के प्रमाण मिले, इसलिए इसे कहा गया पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख लीजिएगा अच्छे से। प्रथम 2 स्तर यहां से लिख देता हूं, हड़प्पा से भी प्राचीन प्रमाण, प्राचीन प्रमाण, इसलिए इसे कहा गया प्राक हड़प्पा कालीन। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, हड़प्पा के बाद के प्रमाण, इसलिए इसे कहा गया पश्च हड़प्पा कालीन। लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। लिखो जल्दी से लिखो स्टूडेंट। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? ओके, जाओ वापस आ जाओ, फिर पढ़ते हैं बढ़िया अच्छे से।